एक समय था जब मायावती जी ने कुछ लैंड वाले मसले पर कुछ एक नियम लाई थी, लागू किए थे। तो कांग्रेस के लोग उनके घर पर प्रदर्शन करने गए नोएडा में। उस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे दिग्विजय सिंह, क्योंकि यूपी कांग्रेस के इंचार्ज थे। शाम को रवीश कुमार ने बुलाया कि इस पर आपका क्या कहना है। तो मैंने कहा अगर कांग्रेस के लोग असहमत हैं मायावती के डिसीजन पे, तो कांग्रेस बीएसपी के ऑफिस पे जाके करना चाहिए प्रदर्शन, मायावती के घर पे नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं दिग्विजय सिंह हमारे इतने अच्छे दोस्त मित्र थे आप। तो हमने कहा अगर मेरे पास ताकत होती तो इन कांग्रेसियों को सोनिया गांधी के साथ हेलीकॉप्टर में बिठा के बांध के पत्थर से बांध करके अरब सागर में जाकर ऊपर से मैं ड्रॉप कर देता। तो जो इस तरह के दलित समाज के दुष्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट हो चुके हैं, उनको चंद्रभान प्रसाद की यह बात याद नहीं आएगी। जब चंद्रभान प्रसाद ये कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, देश भारतीय गणतंत्र को खतरा है, पब्लिक सेक्टर को खतरा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसको प्राइवेटाइजेशन का खतरा है, तो चंद्रभान प्रसाद कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ जाने से हमको क्या मिल जाएगा, और कांग्रेस की तरफ से बीएसपी की तरफ हम चले जाएं तो 20 साल तक बीएसपी के पक्ष में ही लिखते रहे, तो हमें क्या मिल गया। 2006 के आसपास मुझे एक आप ही का लेख याद आता है। 2006 में एक किताब में मैंने कहीं पढ़ा था, आप ही की किताब थी, कि मुझे निकट भविष्य में दलित ब्राह्मण गठजोड़ दिखाई दे रहा है। हाँ, और ये मैंने पढ़ा था और आप ही का लेख है, आपको याद रहा होगा। तो फिर बता दूं मैं इसके बाद। हाँ, एक पहली बार हमको एक बड़ा मौका मिला, जो नेहरू मेमोरियल सेंटर है, जहाँ पर साल में एक लेक्चर होता था, और उसमें किसी बहुत बड़े आदमी को लोग बुलाते थे, बड़े इंटेलेक्चुअल को। तो हमको जेएनयू में लोग पूछने लगे, जेएनयू में मीटिंग होती रहती है रात में मेस में, कि ये बीएसपी का और बीजेपी का गठबंधन को आप कैसे देखते हैं। तो मैंने कहा था, जो मेरी समझ थी उस समय, ये बीएसपी बीजेपी गठबंधन नहीं, ये दलित ब्राह्मणों का गठबंधन है। ये बात आपने कही। हाँ, तो उस लेक्चर में मुझे उन्होंने बताया कि भाई कोई चंद्रभान प्रसाद करके कुछ इस तरह की व्याख्या लेके आ रहे हैं। तो मैं गया तो मेरे ऑडियंस में रोमिला थापर थी, प्रफुल्ल विद्वई थे, इस तरह के लोग बैठे थे, बड़े विद्वान लोग थे। हाँ, तो मैंने इसी बात को कहा, हमने कहा कि दलित और ओबीसी दोनों राइजिंग फोर्सेज हैं, ये सहयोग के जगह संघर्ष करेंगे आपस में। और जो दलित मंचों पर ओबीसी के लीडर इकट्ठा हो जाते हैं, अगर अब ब्राह्मण लीडर को बुलाए तो ब्राह्मण भी इकट्ठा हो जाएंगे, पर जनता नीचे कौन है। ये जो रावण साहब का रविदास मंदिर में जो आंदोलन हुआ था, उसमें हाँ 200 के 300 लोग जेल में गए थे। मैंने सहारनपुर वालों से कहा कि सेंसस करवाया, तो 200 लोगों में से 180 चमार थे सिर्फ। तो ये तो जो लोग तो हमने ये बात कहा, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि चमार में, दलित में, ओबीसी में, चमार में, अहिर में दोस्ती नहीं होगी, क्योंकि दोनों राइजिंग फोर्स हैं, दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा। तो अब इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि बीएसपी की नेता की जान कैसे भी बची। क्या भारत में या दुनिया में इस तरह से हुआ लोकतंत्र में कि अगर हम उसको सर 2019 के चुनाव पर थोड़ी सी एक नज़र डाल लेते तो पता चल जाता है कि जब सपा बसपा का गठबंधन 2019 में हुआ, तो जो ओबीसी वोट था, जो जिसको कहा जाता था ये तो सपा का कैडराइज वोट है, जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं बसपा की नेत्री मायावती को नेता स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मोदी को नेता स्वीकार कर लिया। तो अब इस बात को समझने के लिए आप इस तरह समझिए ना, आप लोग सब लोग यूट्यूबर्स हैं, हमारे समाज की एक होप हैं। आज भी अगर किसी ओबीसी ने इटावा की एक दलित लड़की कोई किडनैप करके ले जा रहे थे, उसने रेसिस्ट किया तो उसकी आंख फोड़ दिया, और एक भी दलित नेता वहाँ पर नहीं गया उसको सांत्वना देने के लिए, और लोग लिखते रहे। आप ये देखिए, कल से शुरू कर दीजिए देखना। अगर दलितों पर अत्याचार किसी ओबीसी ने किया है तो दलित और ओबीसी दोनों लिखते हैं डोमिनेंट कास्ट। अगर ठाकुर ने किया तो ठाकुरों ने,
ब्राह्मण ने किया तो ब्राह्मणों ने, जाट ने किया है तो दबंग जातियों ने। तो दलित समाज जो अक्यूज्ड की पहचान छिपाना चाहता है, क्योंकि उसके मन में ये बीमारी पड़ी हुई है कि ये चमारों को गद्दी पे बिठा देंगे जाट अहिर मिल करके, जो कि संभव नहीं है। बताइए, बाबूजी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता किसने रोका था? चरण सिंह ने ना, चरण सिंह ने ना। जब 77 में जनता 9 राज्यों में जनता पार्टी की सरकार आ गई असेंबली में, केंद्र में शासन में आने के बाद उन्होंने हर जगह असेंबली भंग कर दी, तो हर जगह से चीफ मिनिस्टर भेजा गया दिल्ली से, और हर राज्यों ने स्वीकार कर लिया। जो है यूपी में बाबू रामधन थे, बाबू रामधन, जिनको भारत के 4 नौजवान नेताओं में गिना जाता था। टर्क बोला जाता था, हाँ, चंद्रशेखर, बाबू रामधन और 2 लोग और थे। तो यहाँ पर पहले बाबूजी को रोका इसने प्राइम मिनिस्टर बनने से, और फिर जो है वोटिंग करवा दी यूपी असेंबली में। सारे जाट अहिर एक तरफ हो गए, बाबूजी रामधन जी हार गए। इसके बाद भी अगर दलित समाज के दिमाग से कचरा नहीं निकला तो चंद्रमान प्रसाद को गाली देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, तो फिर हम ये मान लें कि जो सपना माननीय साहब काशीराम ने सजाया था कि 6743 जातियों को इकट्ठा करके हम बहुजन समाज बनाएंगे, तो बहुजन समाज की जो कल्पना है वो बेईमानी है। अब रिजल्ट क्या है? अभी आप जो हम आधा घंटे से बातचीत रिजल्ट क्या है, तो वही है ना। उसका तो रिजल्ट यही आ रहा है कि बहुजन समाज बनाने की जो कल्पना है वो बेईमानी है। देखिए, कांशीराम जी का एक प्रयोग था, प्रयोग फेल हो गया। मेरा बहुत सारा प्रयोग फेल हो गया। मैं दलित लोग नहीं सर, ये भी कहा जाता है कि जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं, जो अति पिछड़ा है, वो बुद्ध के नाम पे जैसे शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, पटेल, सैनी, ये आ जाता है साथ में। लेकिन बाकी जो अपर बैकवर्ड है, जो जाट है, मराठा जाट है, पटेल है, कुर्मी है, या फिर गुर्जर है, यादव है, वो नहीं आता, क्योंकि वो सवर्णों के साथ जाना पसंद कर लेता, इधर आना पसंद नहीं। अरे सिंपल सी बात है, जो LR नाइक साहब बोले कि ओबीसी में एक किसान जाति है, एक आर्टिजन है। तो आर्टिजन तो दलित के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो किसान है, सो कॉल्ड किसान, ये तो दलित से सलाम चाहता है कि चमार पासी के लोग सलाम हमको करें। तो अगर फिर भी कोई सोचता है कि हमको सत्ता में बिठा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम इस इंटरव्यू को, बातचीत को अब बिल्कुल समापन की तरफ कर रहे हैं। तो मैं फिर वही सवाल, चंद्रमान प्रसाद जी 2024 में क्या देखते हैं? दलित जो वोट है, खासतौर से चमार जो वोट है, क्या वो बसपा के साथ या किसी अन्य दूसरी पार्टी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ? देखिए, सही बात बता दूं जी, चमार बस्ती में अब बाकी जातियों के लोग वोट मांगने जाते नहीं हैं। बिल्कुल। तो चमार वोट दे कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस के लोग बोलेंगे अरे नहीं, ये नहीं, इनका ना मिला है। तो चमार समाज का पिछले 30-40 साल में जो दलित राजनीति का प्रयोग हुआ नॉर्थ इंडिया में, उसमें चमार समाज इररिलेवेंट हो चुका है। और दूसरी बात, मैं जो मान्यवर कांशीराम जो सोचते हैं वो ज़्यादा जानते हैं कांशीराम जी के बारे में, यह समाज कांशीराम को इंडिपेंडेंट फिलासफर मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए कैसे मान्यवर कांशीराम एक इंडिपेंडेंट फिलासफर हैं, हो सकता है उनकी बात 100 साल बाद सही हो जाए, एक आर्टिजन, ओबीसी, दलित, मुस्लिम मिल जाए। बाबा साहब ने कहा कि हम जातियों को ख़त्म करेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उनकी मेजर थेसिस है। मान्यवर कांशीराम जी ने क्या कहा, हम दलित जातियों को जमात में बदलेंगे। हाँ, जमात में बदलेंगे। तो ये अलग हो गया ना। मान्यवर कांशीराम ने कहा कि सत्ता वह चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाएंगे। बाबा साहब ने कुछ इसी तरह का बोला नेक्स्ट डे 1948 में लखनऊ सम्मेलन में। नहीं बाबा, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा कि बैलेंस बनाओ आप और इसमें अपना शेयर लो। तो मान्यवर कांशीराम इज ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फिलासफर। फिलहाल उनकी फिलासफी की जीत नहीं हो पाई है, पर फ्यूचर में कभी हो सकती है। पर उनके फॉलोअर तो कम से कम ये माने कि मान्यवर कांशीराम एक फिलासफर, चिंतक थे।